वीडियो का टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक बार मैं आपको जल्दी से इस टॉपिक के बारे में ब्रीफ दे देता हूँ। देखिए, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। इस टॉपिक में नॉर्मली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जब भी हम किसी भी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस डाइपोल के ऊपर फोर्स कितना लगता है और उस डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितना लगता है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपको एक ये चीज बता देता हूँ। देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह सेम है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम है, फिक्स है। और नॉर्मली आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप उससे रिप्रेजेंट करते हो जिसमें इक्वल डिस्टेंसेस होती है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिनमें इक्वल डिस्टेंस होती है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्टेंस होती है, उनको आप मतलब उससे आप किसको रिप्रेजेंट करते हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो मैं आपके सामने एक बार ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन रख दे रहा हूं। देखिए, हमने क्या किया, हमने डाइपोल कंसीडर किया जिसमें चार्जेस क्या थे, -q और +q। ठीक है, और सेपरेशन कितना था यहाँ पे 2 है। और इस डाइपोल को हमने किस में रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। कितना एंगल बना के, बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल की जो एक्सिस है, ये जो डाइपोल है ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। किसके साथ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, अब इस डेरिवेशन में हमें डाइपोल के ऊपर टॉर्क निकालना है एंड उससे पहले हमें ये निकालना है कि डाइपोल के ऊपर फोर्स कितना लगेगा। ओके, अब चलिए देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूं सीधा सीधा तो फोर्स ऑन +q। अगर मैं बात करूं किस फोर्स की, जो फोर्स किसके ऊपर लगेगा, यहाँ पे +q के ऊपर। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर वो चार्ज जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो अगर पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। एंड हम ये भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि वो चार्ज जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है, वो चार्ज अगर नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है दूसरे की। तो हमने यहां पर देखा, हम सबसे पहले कौन से चार्ज पर फोर्स देखने वाले हैं, +q के ऊपर। अब देखिए, ये डाइपोल किस में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ये वाला, E = F/Q0 वाला। तो हम यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं क्योंकि फोर्स आप किस में देख रहे हैं इस बार, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो F का फॉर्मूला क्या हो गया, E × Q0। अब लेकिन Q0 की जगह कौन सा चार्ज है यहाँ पे, Q। तो फोर्स किसके बराबर आया, फोर्स ऑन +q दैट इज F1 = किसके बराबर आया, QE के। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको फिर से मैं इस बात को आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर वो चार्ज जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, अगर वो पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं सेम डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इसका फोर्स भी कहां लगेगा, इसका फोर्स भी कहां लगेगा, सेम डायरेक्शन। दैट इज F1 किसकी तरफ लग रहा है यहाँ पे, टुवर्ड्स राइट। ना बात करते हैं यहाँ पे फोर्स ऑन -q दैट इज F2 नाउ देयर इज दिस थिंग, सेम यही फॉर्मूला निकालेंगे फिर से फोर्स का। तो F2 फिर से क्या होगा, ये सेम आएगा, दैट इज QE। लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, इस बार आप फोर्स कौन से चार्ज पे देख रहे हो, -q के ऊपर। आप इस बार फोर्स कौन से चार्ज के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे -q के ऊपर। ठीक है, अब इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है और ये चार्ज कैसे, नेगेटिव। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो इन दैट केस फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपका जो F2 लगेगा वो कहां लगेगा, F2 कहां लगेगा, ऑपोजिट, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, तो हेंस अब हम यहां पर नेट फोर्स की बात करेंगे। हेंस नेट फोर्स ऑन डाइपोल दैट इज F देखिए, हम ये जानते हैं कि जब भी दो फोर्सेस, अब देखिए इस डाइपोल पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है F1, दूसरा लग रहा है क्या, F2। ठीक है, अब ये दोनों कहां लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं लेकिन एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट। तो नेट फोर्स क्या होगा डाइपोल में, F1 - F2 which means F = QE - QE =
जीरो। कहने का मतलब डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जीरो। और ये हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं कि फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करता है, कैसा मोशन करता है, आंसर इज ट्रांसलेटरी मोशन करता है, ठीक है। तो हेंस thus dipole does not undergo any ट्रांसलेटरी मोशन। तो डाइपोल कैसा मोशन नहीं करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, ओके। नाउ अब हम यहां पर देखते हैं, बात करते हैं टॉर्क की, कि यार पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर टॉर्क आता कहां से। देखिए 11th में हम ये पढ़ चुके हैं, एक पेयर जिसपे फोर्सेस लगते हैं इक्वल और ऑपोजिट, बट उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कपल। तो सेम ऐसे ही अगर मैं F1 और F2 को अलग अलग देख रहा हूं, तो देखिए F1 लग रहा है इस लाइन ऑफ एक्शन के अलाउंग, F2 लग रहा है इस लाइन ऑफ एक्शन के अलाउंग, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रहे हैं। हम यहाँ पे डाइपोल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। डाइपोल पे तो ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, बिकॉज डाइपोल क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो डाइपोल पर तो ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं एक साथ। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है F1, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है F2। तो उसके बाद बट फोर्सेस F1 and F2 act at different points। बट ये जो आपके फोर्सेस हैं F1 और F2, ये किस पर एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे किस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे, दैट इज डिफरेंट पॉइंट्स पे। और हमें ये पता है कि जब भी दो फोर्सेस जो डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कपल फॉर्म करते हैं। बट फोर्सेस F1 and F2 act at different points, hence they form a couple and thus dipole experiences a torque। और डाइपोल तो ये कपल फॉर्म करेंगे और डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा डाइपोल, यहाँ पे टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। अब टॉर्क की बात करते हैं, तो देखिए टॉर्क हमें समझ आ गया कि टॉर्क कैसे लगेगा। टॉर्क की अगर हम बात करें यहाँ पे, देयर इज दिस थिंग, टॉर्क निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, आपने 11th में पढ़ा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है और हमें फोर्स निकालना है। बाय द वे फोर्स तो हमारे पास है, दोनों सेम ही फोर्स है। अब बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, अगर मैं इस F2 को मान लीजिए मैंने इसको इस तरफ बढ़ाया और इसको इस तरफ बढ़ाया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई इन दोनों के बीच, दैट इज BC। तो हमें पहले BC निकालनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल लगाया, तो इन ट्राइंगल BCA, तो BCA में हमने लगाया साइन थीटा, क्योंकि थीटा एंगल यहाँ पे, तो साइन थीटा इज BC डिवाइडेड बाई AB। तो BC इज इक्वल्स टू व्हाट इज AB, देखिए AB क्या है, 2a, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो BC इज इक्वल्स टू 2a sin थीटा। तो हमने यार क्या निकाल लिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या निकाला, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाला। अब बात करते हैं यहाँ पे टॉर्क की, तो हेंस टॉर्क दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू, देखिए अब टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज हम कोई सा भी फोर्स ले सकते हैं, तो एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू कोई सा भी फोर्स ले लीजिए आप, F1 या फिर F2, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या है, या चलिए हम यहाँ पे F1 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी BC, तो टाउ इज इक्वल्स टू F1 इनटू BC, व्हिच मींस QE इनटू 2a sin थीटा, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू, अब इसको अगर हम लिखें तो Q इनटू 2a E sin थीटा, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज Q इनटू 2a, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डाइपोल मोमेंट में। Q इनटू 2a क्या होता है, P। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया क्या, PE sin थीटा। क्यों, क्योंकि P इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, Q इनटू 2a। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो इन वेक्टर फॉर्म टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, ठीक है।
तो ये था यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क कब, जब आप उसको किस में प्लेस करते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। अच्छा, टॉर्क की डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ पर आपको एक लाइन बोल रहा हूँ, प्लीज इस लाइन को ध्यान रखिएगा कि देखिए 11th क्लास में हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसी से मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं जो टॉर्क की डायरेक्शन के लिए आंसर हमेशा सेम रहेगा। तो वो लाइन कुछ ये है कि द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स p एंड e। मतलब जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जो प्लेन किन वेक्टर्स को कंटेन करता है, p और e को। ये आंसर आपको हमेशा सेम रखना है कब, जब आपसे किसकी डायरेक्शन पूछी जाएगी, टॉर्क की डायरेक्शन। ओके, नाउ बात कर लेते हैं यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन आपके सामने फॉर्म क्या आएगा, यहाँ पे जब भी आ सकता है, जब भी आपसे टॉर्क की बात की जाएगी। यहाँ पे देखिए है क्या, टॉर्क क्या करता है, मैंने आपको बताया जैसे अभी कि टॉर्क किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने का काम करता है। तो सेम ऐसे ही जब इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, जब इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क इस डाइपोल को घुमाएगा किसकी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ठीक है। तो यहां पर कुछ केसेस आते हैं, केस फर्स्ट। तो फर्स्ट केस कुछ इस तरह से है यहाँ पर कि लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको ये डाइपोल इस तरह से अलाइन हो गया इस तरह से, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो P और E के बीच में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है P और E के बीच में, देखिए 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, व्हिच मींस दोनों सेम डायरेक्शन में। तो थीटा कितना बना, 0। जब थीटा 0 आया तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P E sin थीटा, sin 0 इज 0, तो टॉर्क भी क्या आएगा, 0। तो ये जो थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, ध्यान रखिएगा ये कंडीशन होगी किसकी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की, ये ध्यान रखिएगा। नाउ केस सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर लग रही है, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने डाइपोल को इस तरह से प्लेस कर दिया इसमें, ओके। जब डाइपोल इस तरह से प्लेस करा तो P की डायरेक्शन की बात करते हैं, तो P लगेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, P इस तरफ, दैट मींस थीटा कितना बना, 180। फिर से टॉर्क क्या आया, 0, मतलब इक्विलिब्रियम तो फिर से हो गया। अच्छा, मैं इक्विलिब्रियम क्यों देख रहा हूं, क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी नेट फोर्स 0 होता है दैट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और जब भी नेट टॉर्क 0 होता है दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये सब हमने 11th क्लास में पढ़ा है 7th चैप्टर में, ठीक है। तो टॉर्क 0 तो इक्विलिब्रियम, बट कौन सा, स्टेबल। फिर से टॉर्क 0 तो इक्विलिब्रियम तो होगा, बट कौन सा इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे यार, कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल। नाउ केस थर्ड की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से है ये कि ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर -q, और लेट्स सपोज आपने यहाँ पर q रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ P इस तरफ है, तो थीटा कितना बना, 90। अगर थीटा 90 हो तो टॉर्क क्या आएगा आपका यहाँ पर, मैक्सिमम, दैट इज PE, क्योंकि sin 90 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ओके। अब एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है फिर से। नाउ देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और इसमें एडिशनल ऐड होकर आ सकता है, व्हिच इज कि अभी तक हमने जिक्र किया कब, किस चीज का, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह, हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या थी, सेम थी, दैट इज। तो हमने क्या देखा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो नेट फोर्स क्या आया था उसका, 0, ओके। नाउ व्हाट इफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो तो क्या होगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अब खुद सोचिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब सेम नहीं है, देखते हैं कैसे, मतलब सेम नहीं है का मतलब हर पॉइंट पर अलग अलग है। देखिए अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और इस पॉइंट पर अलग है, कहने का मतलब फोर्स जो लिखा था हमने Q इंटू E के। अब डाइपोल में दो चीजें होती हैं, यहाँ पर दो एंड से डाइपोल में इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, मतलब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ठीक है।
क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम है? आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी इस बार? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ये हर पॉइंट पर अलग अलग है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। ठीक है, अब ये तो सेम है लेकिन ये वैल्यू बार बार अलग है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म वैल्यू है। तो आप खुद सोचिए, जो फोर्स है इस पॉइंट पर अलग आएगा, मतलब F2 कुछ और आएगा, F1 कुछ और आएगा। तो क्या नेट फोर्स जीरो हो पाएगा उस केस में? देखिए, नेट फोर्स जीरो होने के लिए, नेट फोर्स जीरो होने के लिए दोनों फोर्सेस का इक्वल होना बहुत जरूरी है। बट क्या यहाँ पर दोनों फोर्सेस इक्वल हो पाएंगे? आंसर इज नो, हो ही नहीं पाएंगे यार। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कुछ और है, इस पॉइंट पर कुछ और है। ओके, तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, देन when electric field is non-uniform, then net force on dipole is non-zero। तो जो डाइपोल है उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? प्लीज ध्यान रखिएगा इसको, क्या होगा? नॉन जीरो। अब नेट फोर्स जीरो नहीं है तो डाइपोल किस क्या करेगा? हेंस डाइपोल अंडर को, तो डाइपोल क्या करेगा? ट्रांसलेटरी मोशन। हेंस डाइपोल अंडर को ट्रांसलेटरी मोशन एंड ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो जब नेट फोर्स, आई मीन से कहने का मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है यहां पर हमारी, तो डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स लगेगा नॉन जीरो। ओके, और डाइपोल कैसा मोशन करेगा? कर सकता है ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है। ओके, और टॉर्क तो उस पर एक्सपीरियंस हो गई। ओके,